हेलो एवरीवन, हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 8 कर रहे हैं। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल यूनिट 2 हमने स्टार्ट कर रखी है और हमारे टॉपिक चल रहे हैं टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो किस तरह की डिसेबिलिटी है, उसके अंदर कौन कौन सी टाइप हैं और कौन कौन से एजुकेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो दिए जाने चाहिए ताकि जो लर्निंग डिसेबल पर्सन है उनको डिसेबिलिटी को इम्प्रूव जो है वो किया जा सके। आज के जो इस लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट जो डिसेबिलिटी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेरेब्रल पल्सी। सेरेब्रल पल्सी जिसे हिंदी में जो है वो कहा जाता है परम मस्तिष्कीय घात। परम मस्तिष्क घात, आप बहुत अच्छे तरीके से इस प्रॉब्लम से जो है वो अवेयर होंगे, जिसे हम कहें कि कई बार जो है जो पैरालिसिस के अटैक होते हैं वो पैरालिसिस जो है वो एक तरह से सेरेब्रल पल्सी जो है वो एक बीमारी या हम कहें कि एक डिसेबिलिटी होती है। इस डिसेबिलिटी के होने का मेन रीजन जो है वो क्या होता है, दैट इज डैमेज इन द ब्रेन फंक्शन। जो हमारा ब्रेन किसी भी काम को कर रहा है उसके फंक्शन के अंदर किसी भी तरह की डैमेज आ जाता है, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, एक जो पर्टिकुलर पर्सन है वो अपनी मोटर स्किल्स या मैं ये कहूं कि कोऑर्डिनेशन के साथ साथ बॉडी को बैलेंस करना है, बैलेंस प्रॉब्लम, कुछ इस तरह की समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। होता क्यों है ये समस्या, ये हमारा जो ब्रेन है, हमारा मस्तिष्क है, उसके किसी भी फंक्शन या उसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट जो उसका प्रोसेस है उसके अंदर किसी भी तरह की क्या आ जाती है, समस्या आ जाती है। तो उस समस्या की वजह से है हम क्या देखते हैं कि उसे सेरेब्रल पल्सी जो है वो होती है। 90% जो हम कहें जो ब्रेन डैमेज हो रहा है या ब्रेन डैमेज जो है वो होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जो है वो कमी होनी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है वो किसी भी टाइम हो सकती है, वो प्री बर्थ भी हो सकती है और हम ये कहें कि पोस्ट बर्थ भी हो सकती है या ड्यूरिंग बर्थ भी जो है वो हो सकती है। 90% मेजर सेरेब्रल पल्सी के होने के रीजन जो हैं वो क्या रहते हैं, दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे शरीर के अंदर या हमारे मस्तिष्क तक जो है वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, मात्रा प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है, वो प्रॉब्लम किसी भी समय हो सकती है, जन्म के समय भी हो सकती है, जन्म के बाद भी जो है वो हो सकती है। तो ये जो इश्यू रहता है ये क्या आता है आपका सेरेब्रल पल्सी को हम लेकर चलते हैं। सेरेब्रल पल्सी, अगर हम इस नेम को देखना चाहें तो नेम हमें क्या डिफाइन करता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है सेरेब्रल पल्सी। दो शब्दों से मिलकर बना है। सेरेब्रल का अर्थ होता है द ब्रेन, ठीक है, और पल्सी का मतलब क्या हो गया, लैक ऑफ मसल कंट्रोल। मांसपेशियों के अंदर जो है वो कंट्रोलिंग पावर अच्छे तरीके से नहीं रहती, जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, डिसऑर्डरनेस आ जाता है। डिसऑर्डरनेस किस तरह से आता है, डिफेक्ट जो है वो आ जाता है, मसल्स जो है उनके अंदर कंट्रोल जो है वो नहीं रह पाता, कंट्रोलिंग जो है वो नहीं होता। उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी है उसके जो पोस्चर हैं, चाहे वो खड़े होने के पोस्चर हैं चाहे वो सिटिंग के पोस्चर हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इसके द्वारा अफेक्टेड हो जाते हैं और उसके अंदर कोई ना कोई समस्या जो है हमें देखने को मिलती है। अब हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि किस किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स या किस तरह की चीजें जो है हमें देखने को मिलती हैं अगर कोई भी पर्सन जो है वो सेरेब्रल पल्सी जैसी डिसेबिलिटी से जो है वो ग्रस्त है। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले आता है लैक ऑफ मसल कंट्रोल। मसल्स के ऊपर जो हमारी मांसपेशियां हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी जो है वो कंट्रोल नहीं रह पाता, जिसकी वजह से बॉडी की जो सिटिंग पोस्चर है, बॉडी मूवमेंट्स हैं, उसके अंदर बिल्कुल भी स्टिफनेस जो है हमें नहीं देखने को मिलती। सेकंड आता है इसके अंदर लैक ऑफ
कोऑर्डिनेशन, सामंजस्य जो है वो नहीं बैठ पाता। कोऑर्डिनेशन किसके अंदर, जो हमारा फिजिकल वर्क है, फिजिकल के साथ साथ जो हमारा मेंटल वर्क है, इसके साथ साथ डिफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ वॉकिंग, डिफेक्ट इन वॉकिंग पैटर्न, जो इधर उधर चलने का पैटर्न है वो बिल्कुल क्या हो जाता है, डिफेक्ट उसके अंदर जो है वो आ जाता है। एक प्रॉपर पर्सन जो रेगुलर जो है वो चल रहा है, उसकी बॉडी जो मूव कर रही है वो एक नॉर्मल सिचुएशन में मूव ना करके उसमें हमें किसी भी तरह की डिफिकल्टी जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आता है इसके अंदर डिफिकल्टी इन ग्रॉस एंड फाइन मोटर स्किल, किसी भी काम को करने की जो क्रियाएं होती हैं, गात्यात्मक जो हमारी क्रियाएं हैं, शारीरिक जो हमारी क्रियाएं हैं, उनके अंदर जो है वो किसी भी तरह की समस्या जो है हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं इसके अंदर कि मेजर कॉजेस क्या हैं, रीजन क्या है सेरेब्रल पल्सी होने के। कॉजेस की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है ब्लॉक ब्लड वेसल। जो हमारी ब्लड की वेसल्स हैं, नाड़ियां हैं, उसके अंदर किसी भी तरह का क्या आ जाता है, माइनर सा ब्लॉकेज आ जाता है। और जब वो ब्लॉकेज आता है तो हम कहते हैं जो हमारा ब्लड ही है वही क्या करता है, हर चीज का, हमारी जो ऑक्सीजन है उसकी मूवमेंट्स जो है हमारी पूरी बॉडी में किसके बिहाफ पर होती है, ब्लड के बिहाफ पे होती है। हमारी वेन्स हैं जिसके अंदर प्योर और इम्प्योर दोनों तरह का ब्लड जो है वो मूव करता है। जो प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड के साथ हम क्या देखते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होती है। आपने देखा भी होगा कि अगर जब आप किसी भी एक सिटिंग पोस्चर के बिहाफ पर बैठ जाते हैं, आप अपने पैरों को बेंड करके, जो आपकी नीज हैं उनको बेंड करके बैठ जाते हैं, और जब नीज को आप बेंड करके बैठते हो तो किसी भी वजह से जब आपकी कोई भी वेन जो है वो दब जाती है, तो दबने की वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारा जो खून का, हम ये कहें कि सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, वो नहीं हो पाता, और बॉडी का वो पार्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाता है, सुन्न हो जाता है। तो हमें खड़े होकर या अपने उस पार्ट को झटका कर जो है हम क्या करते हैं, हमारे ब्लड के कंट्रोलिंग या ब्लड के हम कहें मूवमेंट को हम रेगुलर करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज आ गई कि अगर ब्लड का जो है, ब्लड वेसल्स है, नाड़ियां हैं, उसके अंदर अगर किसी भी तरह की माइनर से माइनर भी अगर ब्लॉकेज आ जाती है तो वो जो है वो 90% चांसेस हो जाते हैं किस चीज के, उसको जो है वो सेरेब्रल पल्सी होने की। नेक्स्ट आता है मैटरनल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो एक प्रेगनेंसी पीरियड होता है, उस प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर किसी भी तरह की जो है वो बीमारी होना। बीमारी किस तरह की बीमारी है, हम कहते हैं कि उस समय अगर जो मेजर इन्फेक्शंस होते हैं, जर्मन मीजल्स का या रूबेला, इस तरह की जो डिजीज हैं वो अगर मदर को हो गई हैं तो वो उस चीज का डायरेक्ट डैमेज या उस चीज का इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, हमें उस पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी के अंदर जो एक नन्ही सी जान डेवलप हो रही है उसके अंदर भी उस चीज का इफेक्ट देखने को मिलता है। और कई बार हम क्या देखते हैं, जन्म के जस्ट बाद ही, इन्फेंसी पीरियड के अंदर ही जो है वो बच्चा सेरेब्रल पल्सी से ग्रस्त हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके साथ कोई अटैक होगा, कोई इंसिडेंट होगा, उसके बाद जो है उसकी बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की कमी आएगी, नहीं। इन्फेंसी पीरियड के अंदर ही जो है वो क्यों होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, और हम ये कहें कि प्रेगनेंसी से पहले का जो उसका पीरियड है, डिलीवरी से पहले का जो पीरियड है, उसके अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो हुआ है या डैमेज जो है वो मदर की बॉडी के साथ रहा और उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसके साथ हो गया, वो बच्चे के साथ भी जो है वो हो गया। इसके साथ हम ये कहें कि ड्यूरिंग इन्फेंसी ब्रेन इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेंसी ब्रेन इन्फेक्शन, देखिए जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद उसके जो स्टार्टिंग के हम ये कहें कि जो उसका इन्फेंसी पीरियड होता है 2 साल तक का, 3 साल तक का उसका जो पीरियड है वो बहुत ही क्रूशियल पीरियड जो है वो माना जाता है। वहाँ उसको प्रॉपर केयर की आवश्यकता होती है, उसे न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, प्रॉपर डायग्नोज या प्रॉपर ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो उस समय अगर बच्चे के साथ किसी भी तरह की ब्रेन हैमरेज या किसी भी तरह की हम ये कहें इंसिडेंट या एक्सीडेंट उसके साथ हो जाता है तो वो अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो खो बैठता है। इसके साथ साथ हम कहते हैं एनोक्सिया।
एनोक्सिया क्या है? दैट इज लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी होना किस टाइम? ड्यूरिंग बर्थ। जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय अगर उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, आपने देखा भी होगा जैसे ही बच्चा होता है, बच्चे के होते ही जो डॉक्टर है वो कहता है कि बच्चे का रोना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि वो अगर अपने मुंह को खोलता है, अपने नाक को खोलता है, तो वो सांस लेना शुरू करता है, और जब वो ब्रीदिंग करना स्टार्ट करता है तो ब्रीदिंग से बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होती है। उससे पहले उसकी पूरी की पूरी बॉडी हर फंक्शन के लिए किस पे डिपेंड होती है? मदर की बॉडी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और जन्म लेने के बाद उसको इसलिए जो है वो एसेंशियल होता है, और आप देखते भी हो 1-2 मिनट तक लगातार उसे जो है वो रोने दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उसकी लंग्स के अंदर, उसके फेफड़ों के अंदर या उसकी पूरी बॉडी में जो है वो ऑक्सीजन का ट्रांसफर जो है वो अच्छे तरीके से हो पाए। तो उस समय अगर हम कहें कि उसकी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन किसी भी रीजन से जो है वो रह गया है, तो उसको ब्रेन हैमरेज या सेरेब्रल पल्सी के होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी टाइप्स। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास स्पास्टिक। स्पास्टिक के अंदर जो है, जो सेरेब्रल पल्सी की कंडीशन होती है, 60% जो है वो सफर करती है ड्यू टू सेरेब्रल पल्सी। ठीक है, इसके अंदर हम क्या देखेंगे? मसल्स जो हैं वो पूरी तरह से क्या हो जाती हैं? वीक हो जाती हैं। मसल्स के अंदर हम क्या देखेंगे? वीकनेस जो है हमें देखने को मिलेगा। उस वीकनेस की वजह से उसमें इतनी ज्यादा आप ये देखोगे स्टिफनेस जो है वो आ जाएगी, यानी कि लचीलापन आ जाएगा कि वो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो अपनी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के बिहाफ पर वो एक पोस्चर में अगर बैठना चाहता है तो उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा स्टिफनेस, इतनी ज्यादा लचीलापन होगा कि वो एक पोस्चर में बैठ ही जो है वो नहीं पाएगा। ना ही वो बैठ पाएगा, ना ही वो खड़ा हो पाएगा, ना ही वो इसके अंदर चल पाएगा। नेक्स्ट आता है एथॉइड। जो एथॉइड है इसे जो है वो डिस्काइनेटिक भी बोला जाता है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि 20% जो है सफर ड्यू टू सेरेब्रल पल्सी। यहां जो सफरेंस है या जो कॉजेज हैं वो क्या रहते हैं? जो 20% ही जो है वो रहता है, जिसकी वजह से हम कहें कि लैक ऑफ पोस्चर, एक पोस्चर के अंदर खड़ा होना या एक पोस्चर में बैठने में उसे समस्या आएगी। लगातार जो है वो एक सिटिंग नहीं दे पाएगा, वो मूव करने की कोशिश करेगा, लगातार वो बैठ नहीं पाएगा, लगातार वो चल नहीं पाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम जो है हम इसके अंदर देखेंगे। उसके साथ साथ हम कहें कि राइटिंग प्रॉब्लम, फाइन मोटर जो हम कहते हैं, उसकी जो बॉडी मूवमेंट्स हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो राइटिंग के अंदर उसको क्या है? प्रॉब्लम या समस्याएं जो है हमें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर एटॉक्सिया। एटॉक्सिया के अंदर जो सेरेब्रल पल्सी की जो हम कहें सफरनेस रहती है वो कितनी है? दैट इज 10%। ड्यू टू सेरेब्रल पल्सी 10% के बिहाफ पे जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो बिल्कुल खो जाएगा। हम ये कहेंगे बैलेंस जो है वो नहीं कर पाएंगे, बैलेंस जो है वो बिल्कुल नहीं होएगा। उस बैलेंस की ना होने की वजह से हम क्या देखेंगे? हैंड जो है उसके हैंड शेकिंग रहेंगे, लगातार उसके हाथ जो है वो क्या है? हिलते रहेंगे, लगातार जो है उसमें इस तरह के मूवमेंट्स हम देखेंगे। उसके साथ साथ आप ये क्या देखोगे? उसके अंदर इरेगुलर स्पीड जो है हमें देखने को मिलेगी। कभी तो वो स्पीड चल रहा है और कभी उसकी स्पीड अपने आप ही जो है वो खत्म हो जाएगी, या चलते चलते या स्पीडली चलते चलते उसके पैर जो है वो क्या हो जाएंगे? लड़खड़ा जाएंगे। तो ये किसकी वजह से है? दैट इज ड्यू टू द सेरेब्रल पल्सी। इसी के साथ साथ हम मिक्स टाइप आता है लास्ट इसके अंदर। मिक्स टाइप के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कई बार जो सेरेब्रल पल्सी की कंडीशन है वो तो यही है कि 10% सफर ड्यू टू सेरेब्रल पल्सी, लेकिन यहां पर जो हमें सिम्टम देखने को मिलेंगे
वो सभी के क्या मिलेंगे, सिमिलर मिलेंगे। या तो मसल्स वीक हो जाएंगी, या उसके अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाएगा, बॉडी पोस्चर जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, बॉडी पोस्चर के साथ साथ सिटिंग जो है उसकी प्रॉपर जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम इज फेस्ड बाय द सेरेब्रल पल्सी। डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम जो है वो किस तरह की रहती है। तो देखिए ये हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से संबंधित है, तो डिफिकल्टी किस तरह की होगी, डिफिकल्टी ऑफ फिजिकल मूवमेंट, चलने में क्या आएगी, समस्या आएगी। उसके साथ साथ हम ये कहें कि प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग, उठने बैठने में या एक स्थान पर बैठने में उसको क्या है, प्रॉब्लम रहेगी। स्टिफनेस, स्टिफनेस एंड लेस मूवमेंट, वो जो है वो अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मूव नहीं कर पाएगा। किसी भी काम को अगर उसने करना है तो वो काम जो है वो उसे एक ही पोस्चर में बैठकर जो है वो करना होगा, लगातार वो किसी चीज के लिए मूव जो है वो पॉसिबल नहीं होएगा। स्टिफनेस जो है हम देखने को मिलेगी इसके अंदर, और उसके साथ साथ हमें इसके अंदर स्पीच डिफिकल्टी, उसके वर्ड्स जो हैं वो क्या है, लड़खड़ा जाएंगे, क्योंकि उसके बॉडी पोस्चर के अंदर, हाफ बॉडी पार्ट के अंदर जो है वो किसी भी तरह का डैमेज आ गया तो स्पीच डिफिकल्टी उसको रहेगी। वो किन्हीं भी शब्दों को जो है वो लगातार नहीं बोल पाएगा, हकला के जो है वो बोलेगा, या जो उसके वर्ड्स हैं वो हमें प्रॉपर क्लियरली जो है वो ऑडिबल नहीं हो पाएंगे, या हम उन वर्ड्स को समझ जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज। इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टीज के अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि जहां हम ये कहें कि माइंड की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, ब्रेन की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, उसमें अगर डैमेज आ गया है तो उसकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। वो किसी भी रीजन से वो स्लो लर्नर हो सकता है, स्लो लर्नर के साथ साथ उसके अंदर जो है वो इंटेलेक्चुअल एम्पायरमेंट आ सकती है, वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, मानसिक असमर्थता, उसका जो आईक्यू लेवल है वो एक सामान्य व्यक्ति से कम भी जो है वो हो सकता है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसका आईक्यू लेवल जो है वो सामान्य व्यक्ति से कम हो, क्योंकि हमारे बॉडी के भी या ब्रेन के भी जो है वो अलग अलग पार्ट होते हैं, और मेमोरी का जो है वो बाकी फंक्शंस के बिहाफ पर एक अलग पार्ट होता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसको अगर ये समस्या आ रही है तो उस चीज का हम मेजर इफेक्ट जो है उसके मेंटल एस्पेक्ट्स के ऊपर या मेंटल एबिलिटी के ऊपर भी जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमने देखा डिफिकल्टी इन द फिजिकल मूवमेंट, कि लगातार अगर उसे इधर उधर मूव करना है तो वो लगातार मूव नहीं कर पाएगा, उधर इधर उधर चलने में, उठने में, बैठने में उसे समस्या रहेगी। प्रॉब्लम ऑफ सिटिंग, सिटिंग की प्रॉब्लम क्यों आएगी कि उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा हम ये कहें कि स्टिफनेस आ जाएगी, लचीलापन आ जाएगा, मसल कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा, तो वो एक स्थान पर एक पोस्चर के बिहाफ पर बैठना मुश्किल नहीं होगा। स्टिफनेस एंड लेस मूवमेंट्स, उसकी मूवमेंट्स जो है वो एक नॉर्मल पर्सन से कम होगी। रेगुलर जो भी वर्क उसने करने हैं अपनी बॉडी के बिहाफ पर, उस रेगुलर वर्क के लिए कई बार जो है वो पर्सन हमें क्या देखने को मिलेगा, दैट इज डिपेंडेबल ऑन द अदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के ऊपर वो है डिपेंडेबल जो है वो रह सकता है कि वो दूसरे पर्सन के बिहाफ पर जो है वो काम कर रहा है। इसी तरह से हम इसके अंदर स्पीच डिफिकल्टी, जो मैंने आपको पहले भी बताई कि स्पीच डिफिकल्टी के अंदर हम क्या देखेंगे कि वो कुछ शब्दों को जो है वो प्रॉपरली हम ये कहें उच्चारण नहीं कर पाएगा, उच्चारण के साथ साथ दूसरा जो पर्सन है वो उसकी स्पीच को या उसकी जो बोलने की जो क्षमता है या बोलने के द्वारा जो शब्द उसके द्वारा कहे जा रहे हैं उसको समझने में उसे जो है वो समस्याएं रहेंगी। तो स्पीच डिफिकल्टी हम देखेंगे। इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी सीधा ब्रेन से संबंधित होगी, माइंड की वर्किंग से संबंधित होगी, तो उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, चाहे वो लर्निंग की एबिलिटी है, राइटिंग की एबिलिटी है, किसी भी तरह की, तो हम ये कहें कि सेरेब्रल पल्सी के बिहाफ पर जो डैमेज या हम ये कहें ब्रेन के अंदर जो डिफेक्ट आता है वो फिजिकल एस्पेक्ट भी डेवलप कर देता है या फिजिकल डिसेबिलिटी या डिफिकल्टी भी
एक पर्टिकुलर पर्सन में डेवलप कर देता है, और उसके साथ साथ जो मेंटल डिफिकल्टी है या मेंटल डिसेबिलिटी है वो भी एक पर्सन के अंदर वो क्या कर देता है, डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से जो सेरेब्रल पल्सी, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि सेरेब्रल पल्सी को दोनों के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी भी है और ये मेंटल डिसेबिलिटी भी है। दैट इज डिपेंड मेजरली जो है इसे फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर लेके चलते हैं, क्यों मसल कंट्रोल बिल्कुल खो जाता है और हम कहें कि बैलेंसिंग जो है वो बिल्कुल भी बॉडी की नहीं रह पाती, तो इसलिए मेजरली इसको हम फिजिकल डिसेबिलिटी में लेते हैं। लेकिन होती क्यों है ये, इसका रीजन जो है वो माइंड से संबंधित होता है, मेंटल डिसेबिलिटी या ब्रेन हैमरेज से संबंधित होता है, इसलिए इसे जो है हम मेंटल डिसेबिलिटी के अंदर भी जो है वो कैटेगराइज करते हैं। अब हम देखते हैं कि एजुकेशनल प्रोग्राम जो है वो कौन कौन से इनके साथ किए जा सकते हैं, किस तरह से जो है इनको एजुकेशनल हेल्प दी जा सकती है ताकि ये अपनी लाइफ को नॉर्मल बना सकें और एक नॉर्मल पर्सन की तरह एजुकेशन जो है वो गेन कर पाए। अगर इनकी जो हम कहें जो समस्या है वो केवल 10% की ही है और हल्की फुल्की मूवमेंट्स में इनको अगर समस्या आ रही है तो उन्हें एजुकेशन एक सामान्य स्कूल के अंदर जो है वो दी जा सकती है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम या एजुकेशनल नीड भी हम इसे कह सकते हैं कि किस किस तरह की एजुकेशनल नीड होंगी या एजुकेशनल प्रोग्राम जो है इनके साथ किए जाने चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारे पास आता है दैट इज फिजिकल एनवायरनमेंट एडेप्टेशन। जो हम कहें भौतिक वातावरण है किसी भी विद्यालय का, किसी भी हम इंस्टीट्यूट का, कॉलेज लेवल का, तो वहाँ का वातावरण जो है वो इनकी सिचुएशन के बिहाफ पर बनाया जा सकता है। और आप देखिए आजकल हर स्कूल्स के अंदर जो है ये कंडीशन भी होती है कि जहाँ हम कहें कि स्टेयर सिस्टम है, स्टेयर के साथ साथ बच्चों को अगर फर्स्ट फ्लोर से या ग्राउंड फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर तक जाना है तो उन्हें रैंप सिस्टम भी जो है वो दिया जाता है, क्योंकि जिनका मसल कंट्रोल या फिजिकल मूवमेंट प्रॉपर नहीं है तो उनके लिए स्टेयर्स चढ़ना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसकी वजह से उन्हें रैंप सिस्टम भी जो है वो दिया जाता है। तो जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसे जो है वो सुटेबल बनाना अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। और उसके साथ साथ जहाँ हम कहें कि जो हमारे नॉर्मल जो हम कहें कि रेगुलर वर्क है, चाहे हम कहें वाटर फैसिलिटी की हमारे पास है या हम ये कहें वॉशरूम फैसिलिटीज की जो है वो भी क्या होनी चाहिए, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर जो है वो डेवलप की जानी चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट को जो है वो मॉडिफाई किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है सीटिंग एंड अप्लायंसेस। बैठने के लिए इन्हें जिस भी तरह की हम ये कहें व्हील चेयर की या जिस भी तरह की चेयर की आवश्यकता इन्हें पड़ती है, कि वॉकर की आवश्यकता पड़ती है, तो वो फैसिलिटी जो है वो स्कूल में मुहैया कराई जानी चाहिए। वो चीज़ स्कूल के अंदर रखी जा सकती है, व्हील चेयर है, वॉकर के साथ साथ हम कहें अदर जो भी अप्लायंसेस एसेसरी है वो इनके बिहाफ पर जो है वो दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें करिकुलम एडेप्टेशन। करिकुलम एडेप्टेशन के अंदर जो है हम क्या देखते हैं, जहां इनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, करिकुलम को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है। एकेडमिक जो एक्टिविटीज है, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज है, वो इनके अकॉर्डिंग मोल्ड करी जानी चाहिए। इसके साथ साथ जहां उनको हम कहें कि परसेंटेज के बिहाफ पर, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बिहाफ पर इंसेंटिव जो है वो दिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां हम ये कहते हैं कि उनको लिखने के लिए जो है, अगर किसी को लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, वो रेगुलरली जो है वो चीज़ को नहीं लिख पा रहा है, तो इन्हें ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम जो है वो दिया जा सकता है। एक्स्ट्रा टाइम के साथ साथ जो इनका इवैल्यूएशन का पेपर है उस पेपर को जो है वो शॉर्ट किया जा सकता है। जहां दूसरे बच्चे को हम करने के लिए 4 या 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, वहीं इनके प्रश्नों की जो संख्या है वो घटाई जा सकती है। या इनको हम ये कहें कि दूसरा जो है वो हेल्पर दिया जा सकता है लिखने के लिए। तो इस तरह की हम कहें कि करिकुलम एडेप्टेशन जो है वो की जानी चाहिए। इसके साथ साथ जो हम कहें कि जो अदर एक्टिविटीज हैं, नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज हैं, नॉन जो एकेडमिक जो एक्टिविटीज हैं, वो इन पर्सन को ध्यान में रखकर जो है वो डेवलप की जानी चाहिए, ताकि उन एक्टिविटीज के अंदर या उनका जो हम कहें जो पोटेंशियल है, उनकी जो एबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन्हें डेवलप जो है वो की जानी चाहिए, ताकि वो अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकें और उसके साथ साथ अपने टैलेंट को जो है वो दिखा पाए। तो इनके अकॉर्डिंग भी जो है वो पाठ्यक्रम के अंदर एकेडमिक और नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है रिसोर्स रूम।
संसाधित कमरे क्या होते हैं? रिसोर्स रूम, जहां जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं स्पेशलिटी के बिहाफ पर हर तरह का टीचिंग मटेरियल भी इनके लिए हो, टीचिंग के साथ साथ लर्निंग मटेरियल भी इनके लिए वहां पर होना चाहिए। लर्निंग के साथ साथ जो टीचर है, जिसे हम रिसोर्स पर्सन की बात करते हैं, अगर इन्हें किसी भी तरह के स्पेशल क्लासरूम की आवश्यकता है या स्पेशल टीचर की आवश्यकता है, रिसोर्स टीचर की आवश्यकता है, तो वो नीड उनकी जो है वो फुलफिल की जानी चाहिए। जहाँ टीचिंग लर्निंग मटीरियल है, इनको लर्निंग करने के लिए अलग टाइप के मटीरियल की आवश्यकता है, या टीचिंग करने के लिए इनको किसी भी तरह की एसेसरी की जो है वो आवश्यकता है, तो वो आवश्यकता जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जो टीचर है, जो हम कहें कि नॉर्मल टीचर एक नॉर्मल बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इनके लिए जो है हम कहें अलग से जो है रिसोर्स पर्सन या रिसोर्स टीचर जो है वो स्कूल के अंदर रखा जा सकता है। गाइडेंस काउंसलिंग के जो प्रोग्राम है वो इनके लिए चलाए जा सकते हैं, ताकि इनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किया जा सके और असिस्ट किया जाए, ताकि ये अपनी लाइफ के अंदर जो भी इनकी पर्सनल या एजुकेशनल या सोशल जो भी समस्याएं हैं उनका सोल्यूशन जो है वो पा सके। नेक्स्ट आता है पेडागोजी सपोर्ट। शिक्षा शास्त्रीय जो है वो सहयोग, पेडागोजिकल सपोर्ट जो है वो किस तरह का सपोर्ट होता है? शिक्षा शास्त्र यानी कि जब उसको पढ़ाया जा रहा है, तो जो एक अध्यापक का बिहेवियर है वो पेडागोजी सपोर्ट के अंदर आता है, कि हम बच्चे के व्यवहार को ध्यान में रखकर क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, जिसके अंदर हम कहें कि टीचर के द्वारा उसको प्रॉपर जो है वो मोटिवेट किया जाना चाहिए। मोटिवेशन के साथ साथ जो टीचिंग एक्टिविटी वो क्लास के अंदर कर रहा है, वो टीचिंग एक्टिविटीज जो हैं वो इनको ध्यान में रखकर जो है वो क्या करी जानी चाहिए, ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। जिस मेथड के थ्रू स्कूल के अंदर या क्लास के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, वो मेथड्स के अंदर जो है वो इनकी ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। इनकी जो हम कहें इंटरेस्ट है, इनकी क्षमताएं हैं, इनकी एबिलिटीज हैं, उनको ध्यान में रखकर जो है वो क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। और इस तरह की एक्टिविटीज या इस तरह से क्लास में टीचर का इंटरेक्शन होना चाहिए कि ये बच्चे जो हैं वो अपने आप को दूसरे बच्चों से इंफीरियर जो है वो बिल्कुल भी ना समझें, वो अपने आप को पार्ट समझें। पार्ट के साथ साथ जो उनका हिडन टैलेंट है उसको डेवलप करना, और टीचर उनके साथ जो है वो एक हेल्पर की तरह, एक गाइडर की तरह वो काम करे और उनको मोटिवेट करे लाइफ के अंदर अपने बिहाफ पर काम करने के लिए, और उन्हें जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उनके अंदर डेवलप करे, ताकि वो अपनी किसी भी चीज को जो है या अपनी जो हम कहें अक्षमताएं उसके अंदर हैं उनको नजरअंदाज करते हुए अपनी लाइफ के अंदर आगे जो है वो बढ़ पाए। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि सेरेब्रल पल्सी जो है वो क्या है। सेरेब्रल पल्सी जो है वो क्या है? दैट इज रिलेटेड टू द ब्रेन हैमरेज। ब्रेन के अंदर किसी भी तरह के डैमेज आ जाने की वजह से जब फिजिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कोई भी पर्सन खो देता है, तो वो सेरेब्रल पल्सी के अंदर जो है वो लाया जाता है। सेरेब्रल पल्सी के उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, जिसमें हमने मसल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन देखा। मसल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के साथ साथ हम ये कहें कि स्टिफनेस बॉडी के अंदर आ जाती है, वॉकिंग मैनेज जो है वो डिफेक्ट हो जाता है। उसके बाद हमने इसके कॉजेज देखे, कॉजेज के साथ साथ हमने इसकी टाइप्स करी, जिसमें 60% अगर सेरेब्रल पल्सी है तो उसमें बॉडी मूवमेंट्स या बॉडी पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस लेक्चर में हमने सेरेब्रल पल्सी जो डिसेबिलिटी है उसको डिस्कस किया। जो नेक्स्ट डिसेबिलिटी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।